वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 16 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, ट्रेड डील्स मेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंडिया ने बेसिकली यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ जो नए ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए साइन किए हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किए गए हैं। यानी इंडिया मजबूरी में नहीं बल्कि तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ ग्लोबल मार्केट में एंट्री ले रहा है। इन डील्स का मेन गोल है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंचाना, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े और जॉब्स क्रिएट हो। तो पीएम मोदी ने बेसिकली 2026 के बजट को वी आर रेडी मोमेंट बताया। मतलब इंडिया अब डेवलप्ड नेशन बनने की डायरेक्शन में एग्रेसिवली मूव कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आगे बढ़कर इसका फुल बेनिफिट ले। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज की वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इंडिया पर बढ़ा है। उन्होंने नेक्स्ट डिकेड के लिए 3 प्रायोरिटीज बताई। एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इनोवेशन को डीपेन करना और गवर्नेंस को सिंप्लीफाई करना। तो एमएसएमईज को ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनाने पर भी फोकस है। जो टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब जैसे सेक्टर्स को स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का बेसिकली ज़ीरो इफेक्ट विजन जो क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन पर जोर देता है। तो डिफेंस सेक्टर पर भी जो है रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेट किए गए हैं, जो पिछले साल से 15% ज़्यादा है। तो फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बिगिंस टुडे, मोदी टू इनॉग्रेट इंडिया एआई एक्सपो। तो इंडिया में बेसिकली 16th टू 20th फरवरी को बेसिकली भारत मंडपम दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है, जिसमें लगभग 100 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव और टॉप टेक लीडर्स जैसे सुंदर पिचाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बेसिकली एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का इनॉग्रेशन किया और ये समिट पहली बार किसी ग्लोबल साउथ कंट्री में हो रहा है। और इसका फोकस है एआई को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, ह्यूमन सेंट्रिक बनाना, जिसमें स्टार्टअप्स लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज शोकेस की जाएंगी। और समिट का थीम होगा बेसिकली यहाँ पर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस रखा गया है। तो कई वर्ल्ड लीडर्स जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और मल्टीपल कंट्रीज के हेड्स भी अटेंड कर रहे हैं इसे। तो ओवरऑल समिट का एम है कि एआई कॉपरेशन, इनोवेशन और ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी में इंडिया की लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंडिया एग्रीड टू स्टॉप बाइंग ऑफ रशियन ऑयल सेज रूबियो। तो यहाँ पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने क्लेम किया है कि इंडिया ने रशिया से एडिशनल ऑयल खरीदना बंद करने का कमिटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट बेसिकली मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान आया है, जब रशिया और यूक्रेन वॉर और सैंक्शंस पर डिस्कशन हो रहा था। तो इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड डील अनाउंस करते वक्त कहा था कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली कहा कि एनर्जी प्रोक्योरमेंट में नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्लियर किया कि इंडिया ऑयल सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए मल्टीपल कंट्रीज से इंपोर्ट करता रहेगा और डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी भी फॉलो करेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंडिया एड्स मोर देन 50,000 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो यहाँ इंडिया ने करेंट फाइनेंशियल ईयर 31 जनवरी 2026 तक लगभग 52,537 मेगावाट की न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐड की है, जो अब तक की का सबसे बड़ा एनुअल एडिशन है। और ये पिछले जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसमें 11% से अधिक का ग्रोथ है इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का है, लगभग 39,657 मेगावाट का। सोलर पावर इसमें जो है लगभग 34,955 मेगावाट। विंड पावर लगभग 4,613 मेगावाट ऐड किया गया है। तो इस एडिशन के बाद इंडिया की जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो लगभग 5,20,510.95 मेगावाट हो गई है। तो एनर्जी मिक्स में जो अब रिन्यूएबल्स का शेयर लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का बोला जाता है 50.5% है। अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो 48% इनका शेयर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिन्यूएबल्स का शेयर। और न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अभी भी थोड़ा कम है, सिर्फ 1.6% का है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ओवरऑल इंडिया क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पावर ग्रोथ का मेन ड्राइवर यहाँ पर बन चुका है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंडो पैकॉम चीफ लॉर्ड्स ऑपरेशन सिंदूर कॉल्स फॉर डीपर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस।
तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ एडमिरल ने बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया उसकी टैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तारीफ की और कहा कि ऑपरेशन से मिलने वाले लेसन को बहुत सीरियसली एनालाइज किया गया। ये ऑपरेशन पहलगाम अटैक के बाद किया गया। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान चाइनीज़ ओरिजिन वेपन्स का यूज़ किया, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना और स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज वेपन कॉम्प्लेक्स किल चेन्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें कि सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोपल्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल रहता है। तो आज के टाइम में ज्योग्राफी से ज़्यादा बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट हो गई है, डिसाइसिव फैक्टर बन चुकी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डिफेंस में यूज़ को इम्पोर्टेंट बताया और कहा कि इंडिया और यूएस कोऑपरेशन इस एरिया में स्ट्रांग हो सकता है। जो यहाँ के अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, MQ-9 ड्रोन हैं, GE 414 इंजन्स हैं और P-81 एयरक्राफ्ट जैसे डिफेंस डील्स दोनों कंट्रीज़ की जो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को शो करता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कॉटन फार्मर्स अपोज गोयल्स यूएस इम्पोर्टेंट रिमार्क्स वार्न ऑफ प्राइस क्रैश। तो यहाँ पर देश भर के जो कॉटन फार्मर्स हैं उन्होंने यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तो गोयल ने कहा था कि अगर इंडिया बेसिकली यूएस से रॉ कॉटन खरीदता है और फिर उसे प्रोसेस या फिनिश्ड गुड बनाकर वापस से यूएस को भेजता है तो उस पे ज़ीरो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा और यही बिल्कुल बांग्लादेश की तरह। तो फार्मर्स का कहना है कि इस पॉलिसी से जो डोमेस्टिक कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट इग्नोर हो रहे हैं और पंजाब और गुजरात के किसान लीडर्स ने वार्निंग दी है कि सस्ता अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट होने से इंडिया में कॉटन के दाम और भी ज़्यादा प्राइसेस गिर जाएंगे, जिससे फार्मर्स की इनकम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे बेसिकली सेल्फ रिलायंस के खिलाफ बताया और कहा कि एमएसपी ऑलरेडी जो है कम है। स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से लगभग 10,075 रुपये होनी चाहिए थी, जो लेकिन फिक्स लो है 7,710 रुपये फिक्स की गई है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस से कॉटन इंपोर्ट बेसिकली 2024 से 2025 के बीच लगभग 95% तक बढ़े हैं। तो किसान ग्रुप्स का डर है कि अगर इंपोर्ट्स अनरिस्ट्रिक्टेड रहे तो फार्मर्स बेसिकली यहाँ पर लोन, कर्ज, डिस्ट्रेस, फार्मर सुसाइड्स का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और कई लोग खेती छोड़ने पर मजबूर भी हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे चेस क्लासेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ट्राइबल स्कूल्स अक्रॉस तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमिलनाडु वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। स्कूल्स में चेस को लर्निंग टूल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये प्रोग्राम बेसिकली अगले एकेडमिक ईयर से गवर्नमेंट ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होगा। तो एक्सपर्ट्स ने चेस के एजुकेशनल बेनिफिट जैसे कि कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एम्बिग्यूटीज इन द यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच जो एंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको क्रिटिकल एनालिसिस करता है और बताता है कि डील से कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ सीरियस कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। लगभग 1 साल की नेगोशिएशन के बाद ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और तब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगाया था, प्लस 25% रशिया से ऑयल खरीदने के लिए पेनल्टी टैरिफ लगाया था। तो टोटल 50% लगाया था। लेकिन अब जो है क्या किया गया, अब ट्रेड डील के अब इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो ये 50% का टैरिफ है घटाकर 18% करने का प्रॉमिस किया गया है। लेकिन इंडिया ने इसके बदले काफ़ी बड़े कंसेशंस दिए हैं। सबसे पहला कंसेशन है कि इंडिया बेसिकली यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो कम करेगा। तो दूसरा है कि यूएस के क्लेम्स के मुताबिक इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट भी बंद करेगा। इंडिया ने इस पे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। तीसरा है कि इंडिया अगले 5 सालों में लगभग $500 बिलियन के यूएस प्रोडक्ट्स खरीदेगा, जिससे जो ट्रेड सरप्लस है वो खत्म हो सकता है इंडिया का। और सपोर्टर्स का कहना है कि इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली टेक्सटाइल को यूएस मार्केट में एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जो बांग्लादेश को भी यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने से ये बेनिफिट जो है कम हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर हमारा बांग्लादेश रहेगा इस टेक्सटाइल सेक्टर में। तो आर्टिकल का मेन कंसर्न बेसिकली यहाँ पर फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी पर है। क्लियर नहीं है कि जो सीरियल्स हैं जैसे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर प्रोटेक्शन मेंटेन रहेगी या नहीं मेंटेन रहेगी। और अगर यूएस फार्म जो है वो इंडिया में इंपोर्ट अलाउ है तो इंडियन जो फार्मर्स हैं उनकी लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट हो सकता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है इंपोर्ट्स का इशू भी उठाया गया है।
सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि डील अनइक्वल लगती है। यहाँ पर इंडियन टैरिफ्स हटा रहा है, जबकि यूएस जो है 18% टैरिफ मेंटेन कर रहा है। पहले ये लगभग 2.5% के आसपास टैरिफ लगता था जो, और साथ ही यूएस ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जो इंडिया करता है उस पे सर्विलेंस की कंडीशन भी रखी है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी पर जो है वो क्वेश्चन उठाता है। तो ओवरऑल आर्टिकल कंक्लूड करता है कि ये एग्रीमेंट बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ-साथ सीरियस इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल और स्ट्रेटेजिक रिस्क भी ला सकता है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिजिंग अ डिवाइड विद एन इंडियन साइंटिफिक सर्विस आईएसएस। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया की गवर्नेंस सिस्टम में साइंटिस्ट की रोल और उनके लिए अलग सर्विस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पर फोकस करता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद बोलते हैं कि इंडिया ने जो सिविल सर्विसेज रूल्स बनाए, उनका मेन एम बेसिकली स्टेबिलिटी और नेशन बिल्डिंग था, इसीलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स पर फोकस ज़्यादा भरोसा किया गया। लेकिन आज गवर्नेंस बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज से डीपली लिंक हो चुकी है। और इस सब के बावजूद जो है साइंटिस्ट अब भी उन्हीं पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के अंडर काम करते हैं, जो उनके प्रोफेशनल नेचर के लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो साइंटिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग, कैरियर पाथ और वर्किंग स्टाइल बिल्कुल दोनों का अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटर और साइंटिस्ट का। सिविल सर्वेंट्स बेसिकली यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आते हैं और गवर्नेंस की ट्रेनिंग मिलती है, जबकि साइंटिस्ट बेसिकली ईयर ऑफ रिसर्च और स्पेशलाइजेशन से डेवलप होते हैं। और यहाँ पर बोलना है कि गवर्नमेंट में साइंटिस्ट को टेक्निकल रोल्स मिलते हैं, लेकिन उनके लिए कोई क्लियर कैरियर प्रोग्रेशन या फिर अथॉरिटी स्ट्रक्चर या प्रोफेशनल सेफगार्ड्स नहीं होते हैं साइंटिस्ट के लिए। इसी वजह से जो पॉलिसी मेकिंग में साइंटिफिक आउट इनपुट जो है अक्सर टेम्परेरी या इमरजेंसी बेस्ड होता है, कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च पर फोकस नहीं होता है। तो साइंस का नेचर यहाँ पर क्वेश्चनिंग और एविडेंस बेस्ड होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और डिसिप्लिन और न्यूट्रलिटी पर फोकस करते हैं। तो अगर साइंटिस्ट ओपनली जो है रिस्क या पॉलिसी फ्लॉज हाईलाइट ना कर पाएँ, तो उनकी जो रोल है सिर्फ एडवाइजरी बनकर रह जाती है। और आर्टिकल कहता है कि साइंस जो पॉलिसी को क्वेश्चन ना करे, वो रियल साइंस नहीं है, तो सिर्फ डेकोरेशन वो बन जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस जैसे कंट्रीज़ ने गवर्नमेंट के अंदर सेपरेट जो है साइंटिफिक कैडर्स को बनाए हैं, जहाँ साइंटिस्ट को प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन मिलती है। तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद गवर्नमेंट साइंटिस्ट के पास फॉर्मल अथॉरिटी कम होती है, जिससे डिसीजन मेकिंग में उनका इम्पैक्ट भी जो है वो कम होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में बेसिकली आर्टिकल इंडियन साइंटिस्ट सर्विसेज बनाने का प्रपोजल देता है। एक ऑल इंडिया साइंटिस्ट कैडर जो सिविल सर्वेंट्स के साथ मिलकर काम करे। तो साइंटिस्ट मिनिस्ट्रीज में डायरेक्टली पॉलिसी प्रोसेस का हिस्सा होंगे और एविडेंस बेस्ड डिसीजन को स्ट्रेंथन करेंगे। तो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बनाए जा सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट के लिए अलग, एनवायरनमेंट के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, पब्लिक हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल आर्टिकल का मैसेज है कि अगर इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, तो गवर्नेंस को साइंस ड्रिवन बनाना होगा। इंडियन साइंटिस्ट सर्विसेज जैसे रिफॉर्म्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और रेजिलिएंट गवर्नेंस के लिए ज़रूरी हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द यूएई इंडिया कॉरिडोर इज स्पार्किंग अ ग्रोथ स्टोरी। तो यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप ने पिछले कुछ सालों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई है। 2022 में यहाँ पर साइन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का टारगेट था कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये माइलस्टोन 5 साल पहले ही अचीव हो गया और अब दोनों कंट्रीज़ ने 2032 तक इसे $200 बिलियन ट्रेड का नया टारगेट सेट किया है। तो ये कॉरिडोर दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप में से एक बन चुका है और नॉन ऑयल ट्रेड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले साल लगभग यहाँ पर 20% की ग्रोथ के साथ लगभग $65 बिलियन तक पहुँच गया, जो दिखाता है कि रिलेशनशिप अब सिर्फ पर डिपेंडेंट नहीं है। और यूएई ने बेसिकली 2000 से अब तक लगभग इंडिया में $22 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जबकि इंडियन कंपनीज़ ने यूएई में $16 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और लगभग 50 लाख यहाँ पर इंडियंस यूएई में काम करते हैं और हर वीक 1200 से ज़्यादा फ़्लाइट्स दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करती हैं। तो अब पार्टनरशिप बोलते हैं एडवांस सेक्टर में शिफ्ट हो रही हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स, इन सब में।
और रिलायंस बेसिकली लो कार्बन केमिकल प्रोजेक्ट्स पर कम हो रहा है। और अशोक लीलैंड ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस प्रोडक्शन यूएई में शिफ्ट किया। और एल&टी ने बेसिकली सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट यूएई में इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ यहाँ पे डीपी वर्ल्ड यूएई की कंपनी बेसिकली इंडिया के पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर बोलते हैं कि लगभग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ने लगभग 90% टैरिफ्स हटा दिए हैं, और जिससे जो लॉन्ग टर्म बिजनेस कॉन्फिडेंस मिला। और यहाँ पर भारत मार्ट प्रोजेक्ट बेसिकली इंडियन गुड्स के लिए जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएगा यूएई में, स्पेशली अफ्रीका और वेस्ट एशिया के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फ्यूचर कॉपरेशन का मेजर एरिया बन रहा है। दोनों कंट्रीज यहाँ पर डेटा सेंटर, एडवांस कंप्यूटिंग और इनोवेशन पर साथ में काम कर रहे हैं। तो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और ग्लोबल एम्बिशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये पार्टनरशिप और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और दिल्ली डिक्लेरेशन ने अरब कंट्रीज़ के साथ ब्रॉडर कॉपरेशन रोड मैप भी दिया है। तो ओवरऑल इंडिया और जो यूएई कॉरिडोर है, ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक, टेक्निकल और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पावरफुल मॉडल यहाँ पर बन चुका है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू टर्न बैक द क्लॉक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर फोकस करता है। उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की एंडेंजरमेंट फाइंडिंग गाइडलाइंस को रिवोक कर दिया, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रेगुलेट करने का लीगल बेसिस था। और ये गाइडलाइंस बेसिकली 2007 के यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बनी थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। 2009 में बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस हेल्थ और वेलफेयर के लिए डेंजरस हैं, जिस जिस बेसिस पर स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स की वजह से बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करने पड़े, और टेस्ला जैसी कंपनीज को ह्यूज बूस्ट मिला। तो ग्लोबल लेवल पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन और क्लीनर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड एक्सेलरेट हुआ है। तो ट्रम्प का मानना है कि रेगुलेशंस हटाने से ट्रेडिशनल पेट्रोल व्हीकल्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन आर्टिकल कहता है कि ये अनरियलिस्टिक है। ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन और क्लीन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर चुकी है, और चाइना जो है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन में डोमिनेंट है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर यूएस स्टैंडर्ड्स वीक होते हैं इस चीज़ में, तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ को इंडिया की जो ऑटो कंपनीज़ है वो भी फ्यूल एफिशिएंसी रूल्स को डाइल्यूट करने का एक्सक्यूज़ बना सकती हैं। तो आर्टिकल यहाँ पे कंक्लूड करता है कि इंडिया को अपने जो क्लाइमेट गोल्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को गाइड के रूप में फॉलो करना चाहिए। तो इंडिया को जो अपने एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने चाहिए, क्लाइमेट गोल्स को ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से लिंक करे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, कॉमन फ्रेमवर्क टू बिल्ड ट्रस्ट इन एआई इन एशिया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे पावरफुल टूल में से एक बन चुका है, जो पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करना हो, चाहे एजुकेशन एक्सेस बढ़ाना हो, चाहे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना हो, उन सब में मदद करता है। और वो भी ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में जो एआई का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अनइवन है, और जो डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली जैसे कि सेफ्टी हो गया, बायस हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया और सोशल इम्पैक्ट अक्सर उन लोगों से दूर लिए जाते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। और इसी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ट्रस्ट। तो बिना ट्रस्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को सोसाइटी रिजेक्ट कर सकती है या मिसयूज़ हो सकता है। तो ट्रस्ट बनाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम ग्लोबल है। डेटा फ्लो, हार्डवेयर सप्लाई चेन और टैलेंट और साइबर सिक्योरिटी सब इंटरनेशनल लेवल पर इंटरकनेक्टेड है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ स्पेशली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिर्फ कंज्यूमर बन जाते हैं, क्रिएटर नहीं बनते। तो जिससे उनका कंट्रोल यहाँ पर कम हो जाता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ अपने गोल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज़ अब बना रही हैं। साउथ कोरिया बेसिकली चिप डोमिनेंस मेंटेन करता है। साउथ कोरिया यहाँ पर चिप डोमिनेंस मेंटेन करता है। चाइना सॉवरेन कंट्रोल पर फोकस करता है। इंडिया यहाँ पर स्किल्स और डिजिटल मार्केट पर फोकस करता है। और नेपाल यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है। तो इन सब के अलग-अलग ऑब्जेक्टिव होने के बाद भी एक कॉमन गोल है कि एक ट्रस्टेड जो एआई इकोसिस्टम बनाना। तो इसके लिए एक शेयर्ड फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जो कि साइबर सिक्योरिटी बायस का रिडक्शन करे, अकाउंटेबिलिटी जिसमें हो, और पॉलिसी प्रिपेयर्डनेस को कवर करते हुए एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाने की ज़रूरत है।
तो ट्रस्टेड ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एक तो हाई क्वालिटी डेटा सेट हो, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें कि एनर्जी, क्लाउड और स्किल्ड वर्कफोर्स हो, पब्लिक अवेयरनेस हो, सेमीकंडक्टर का एक्सेस हो सबको, बैलेंस्ड गवर्नेंस जो कि इनोवेशन और रिस्क दोनों को मैनेज करे। तो साइबर सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है इसमें से। और एशिया के सामने चॉइस है, या तो फ्रैगमेंटेड सिस्टम कंटिन्यू करे जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, और या तो कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करे। तो इंडिया इसमें लीडरशिप रोल ले सकता है क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नो लीगल गवर्नेंस अप्रोच है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट जैसे प्लेटफॉर्म्स, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रहा है दिल्ली में, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स बेसिकली एशिया में एआई इकोसिस्टम बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स पर फोकस करता है जो फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल मटेरियल्स माने जा रहे हैं। तो बायो बेस्ड केमिकल्स बेसिकली प्लांट्स या फिर बायोमास जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉर्न, स्टार्च, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन सब से बनाया जाता है, जो प्लांट्स या बायोमास से। पेट्रोकेमिकल्स की तरह जो है फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाया जाता ये। तो इनका यूज़ बेसिकली प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, डिटर्जेंट्स और फूड प्रोसेसिंग में होता है। तो एंजाइम्स यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लो टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करते हैं। इसीलिए जो यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन और पॉल्यूशन दोनों ही कम होता है। और इंडिया के लिए ये सेक्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देश के पास स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस है, फर्मेंटेशन एक्सपर्टीज़ है, वैक्सीन्स और फार्मा से, और ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और अगर इंडिया बेसिकली बायोकेमिकल्स को स्केल करे यहाँ पर, तो पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स यहाँ पर कम हो सकते हैं और फार्मर्स को नए मार्केट्स मिल सकते हैं, और इंडिया सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए बन सकता है। और अभी इंडिया ने इस सेक्टर में बेसिकली यहाँ पर बायो ई3 पॉलिसी को प्रायोरिटी बनाया है, जो यहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज़ हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, गोदावरी बायो रिफाइनरी है, इन जैसी जो कंपनीज़ हैं बायोकेमिकल्स बना रही हैं। और एंजाइम मार्केट में भी कई सारे प्लेयर्स एक्टिव हैं जैसे कि नोवोजाइम हो गया, डुपॉन्ट हो गया, डीएसएम हो गया। तो ये सारे प्लेयर्स एक्टिव हैं एंजाइम सेक्टर में। और यहाँ पर बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन, यूएस, चाइना, जापान ये भी बायो इकोनॉमी स्ट्रेटजी के थ्रू इस सेक्टर को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट दिया जा रहा है रिसर्च फंडिंग के साथ। तो लेकिन चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बायो प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल्स से काफ़ी महंगे पड़ते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है यहाँ पर, और इंडस्ट्रीज़ को एग्जिस्टिंग मटेरियल रिप्लेस करने में हेजिटेशन होता है जो पहले से है। तो आर्टिकल कहता है कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनर स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट सपोर्ट से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है और इस सेक्टर को स्केल किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे रशियाज़ तमन पोर्ट डैमेज्ड इन स्ट्राइक्स, तो यहाँ पर यूक्रेन ने बेसिकली रशिया के ब्लैक सी पर जो तमन पोर्ट है उस पर ड्रोन अटैक किया, जिससे ऑयल स्टोरेज टैंक, वेयर हाउस और पोर्ट टर्मिनल को काफ़ी डैमेज हुआ। तो ये पोर्ट यहाँ पर बेसिकली ऑयल प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स और कोल के शिपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था रशिया के लिए। तो फिर यहाँ पे भी इज़राइल ने बेसिकली यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें लगभग 12 पैलेस्टीनियंस की मौत हो गई। तो पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये हमले बेसिकली हमास का जो सीज़फायर वायलेशन के जवाब में किया गया, जो कि नॉर्थ गाज़ा और साउथ गाज़ा में डिस्प्लेस्ड लोगों के टेंट्स पर स्ट्राइक हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। फिर इसी को लेके बोर्ड ऑफ पीस स्टेट्स हैव प्लेस्ड $5 बिलियन फॉर गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, अनाउंसेस ट्रंप। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर कंट्रीज़ ने गाज़ा के ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन के लिए $5 बिलियन से ज़्यादा का फंड प्लेज किया है। साथ ही एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए हज़ारों पर्सनल देने का कमिटमेंट भी दिया गया है, जो कि वॉर हिट गाज़ा में सिक्योरिटी संभालेगी और पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन करेगी। और ट्रंप के प्लान के मुताबिक गाज़ा को एक नई टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी, जो कि बोर्ड की गाइडेंस में काम करेगी। तो इस बोर्ड में यहाँ पर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, जबकि इंडिया इस बोर्ड ऑफ पीस में इनविटेशन का रिव्यू कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि ये इनिशिएटिव बेसिकली गाज़ा में स्टेबिलिटी लाने के साथ-साथ वर्ल्ड पीस की डायरेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।